नमस्कार दोस्तों। मैं एक अधिवक्ता आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। जब कोई आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन खरीदने के वक्त आप ज़मीन की स्थिति को देखते हैं और ये देखते हैं कि बेचने वाला ने कहा कि ये ज़मीन अच्छी है और आपको भी लोकेशन कभी अच्छा लग जाता है तो आप खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको एक अच्छी जमीन मिलेगी, उसका एक अच्छा टाइटल मिलेगा जो फ्यूचर में आपको डिस्प्यूट से अलग रखेगा। नहीं तो कभी आप जमीन तो खरीद लेते हैं, घर और मकान बनाने के बाद भी आपकी स्थिति खराब हो जाती है और आप अदालत का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और इससे कोई खास फायदा आपको होता नहीं है, क्योंकि जमीन आपका लिटिगेटेड है। अगर लिटिगेटेड लैंड में आप आए हुए हैं तो जाहिर है कि आपको लिटिगेशन तो फेस करना होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली जब आप जमीन खरीदे तो आप ये देखें कि किसकी जमीन आप ले रहे हैं और उस व्यक्ति की क्या सामाजिक स्थिति है, पहला। दूसरा, वह व्यक्ति के जो आपको जमीन देना चाहता है उसके पास कि कैसे कैसे कागजात हैं जो जमीन की स्थिति को वैलिड करते हैं। अगर आपने जमीन के कागज देखे बगैर सिर्फ एक डीड देख करके अगर आप जमीन खरीदते हैं तो जाहिर है कि आप समस्या में आ सकते हैं। आपको यह जरूर ध्यान देना है कि उसके पास जो डीड आया हुआ है वो किस तरीके से आया है, कैसे बनाया हुआ है, क्या डीड ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर डीड ऑथेंटिक नहीं होगा तो जाहिर है उसके बाद की भी जितनी प्रोसीडिंग हुई होगी उस डीड से रिलेटेड, जैसे म्यूटेशन होना, रसीद कटवाना या नक्शा पास होना या और कोई भी कई तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी इनवैलिड हो जाएंगी। तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति आपको डीड दे रहा है कि ये डीड है और इस डीड के जरिए आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो उस डीड के साथ साथ उसकी अस्तित्व के ऊपर भी पूरी जानकारी कर ले कि ये डीड वास्तव में सही है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग सिर्फ डीड का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं मगर उनको हक नहीं होता है बेचने का। तो ऐसे हालात में आपको टाइटल सूट का मुकदमा झेलना पड़ेगा, आपको अपना हक प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगले ने आपको डिफेक्टिव अपना टाइटल दे रखा है तो आपको कभी भी टाइटल सही नहीं हो सकता है। इसका लिमिटेशन बहुत लंबा है। घर बना देना डिस्प्यूटेड लैंड पर वो आपके हक को नहीं बनाता है। आप स्वतः चाहिएगा कि सब कुछ हो जाए, आपको हक सही मिल जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि खरीदने के पहले आप सारी बातों का ध्यान दें। ठीक है, पहली बात यह है कि जमीन के खतियान से जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन थे और जमीन से जुड़े हुए खतियान से जुड़े हुए जो लोग हैं उस पीढ़ी से लोग या उसके एंसेस्टर्स, उसके पूर्वज उसे जमीन बेचने का अधिकार दिए हैं या नहीं दिए हैं। कई मर्तबा होता है कि लोग अधिकार दिए बगैर भी गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद की प्रोसीडिंग क्या है, कैसे उसको अपने पूरे अधिकार को स्वतः प्राप्त करना है, तो ये सब अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग तरीके से लागू होती है। कुछ स्पेशल एक्ट उस एरिया में ही अगर इम्पोज है तो जैसे छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आपको झारखंड में है एप्लीकेबल, तो और यहाँ और भी लोकल लॉज हैं, तो उसको भी ध्यान में देना होगा कि उस कानून का कोई वायोलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो चीज अगर हुई है तो वो डीड कंस्ट्रक्ट भी है, रजिस्टर्ड भी है, तो इनवैलिड है। जब तक उसका प्रॉपर वे में क्लैरिफिकेशन नहीं किया है आपने, आप एक डिस्प्यूटेड या झगड़े वाली जमीन कह लीजिए आप खरीद रहे हैं। ये अलग बात है कि झगड़ा कब शुरू होगा, 2 साल में शुरू हो सकता है, 2 महीने में शुरू हो सकता है, 10 साल में शुरू हो सकता है, 20 साल में शुरू हो सकता है, 30 साल में शुरू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ना रहें उसके बाद शुरू हो। तो जमीन के खरीदने से पहले बहुत ही एहतियात बरतना जरूरी है। तो मैंने पहले बताया कि इसमें व्यक्ति की वस्तु स्थिति क्या है, उसके डीड की वस्तु स्थिति क्या है, उस व्यक्ति का सामाजिक स्तर कैसा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं
जिनका पेशा ही है जमीन का इधर से उधर करना, उनका व्यवसाय है, इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। किसी को यह अधिकार नहीं मिला हुआ है कि वो यह बिजनेस कर सके, उसको बिजनेस का अधिकार नहीं है। अगर उसके पास अपनी संपत्ति है तभी वो दूसरे को बेच सकता है, नहीं तो वो नहीं बेच सकता। बहुत से मीडिएटर आते हैं, बोलते हैं कि हम रजिस्ट्री मिस्टर एक्स से करवा देंगे, लेकिन बातचीत आप हमसे कीजिए। ये भी आपका इंटर करना एक इनवैलिड एग्रीमेंट होगा, ये अवैध होगा। अगर अनुबंध आप कराते हैं तो ये अनुबंध ही जो है अवैध हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को इस संदर्भ में बात करने का कोई भी अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे, कागजात उनसे लेंगे, कागजात ले करके किसी न किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से, जो जमीन का जानकार हो, वैसे किसी वकील से आप संपर्क करेंगे, और वो जमीन का जो जानकार वकील होगा वो आपके उस जमीन की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराएगा। वो आपको लिखित में भी बताएगा कि ये जमीन की स्थिति क्या है। जब आप संतुष्ट हो, जब वो सारी बातें वो कह रहा है और आपको उसके पास से सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप कंसिडर करें, अन्यथा न करें। कभी भी अगर आप जमीन के टाइटल को देखे बगैर सिर्फ डीड के आधार पर अगर आप जमीन खरीदेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर समाज में आज प्रचलित हो गई है, रसीद कटवाना। बहुत से लोग बहुतों की जमीन पर रसीद कटवा देते हैं, पता चलेगा एक जमीन के ऊपर 5 आदमी रसीद कटवाए हुए। तो रसीद कटना कभी भी यह साबित नहीं करता है कि वह जमीन सही है, क्योंकि ये कर्मचारी काटते हैं, जो भी राज्य स्तर के कर्मचारी हैं, वहां जो ऑफिसर हैं वो काट देते हैं। वो भी काटते हैं तो 2-3 तरीके से काट देते हैं, बिना प्रोसेसिंग के भी काट देते हैं, या यूं ही काट देते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहता है और आपके पास कोई ऐसी सक्षम प्रक्रिया नहीं है या नहीं होती है, आप सिर्फ कागज पढ़ करके नहीं कर सकते। हालांकि आज के समय में हमारे राज्य स्तर के मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, अगर वो अब कागज दे रहे हैं तो एक कंप्यूटर का प्रतिजनित कॉपी देते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि आपकी जानकारी के लिए है और यह जो है किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। यानी भविष्य में आप उस कागजात का कभी भी मुकदमेबाजी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वह डॉक्यूमेंट जो रसीद से कटा हुआ है, म्यूटेशन के संदर्भ में कटा हुआ है, वो इनवैलिड है। उसके आधार पर आप कभी भी किसी जमीन को स्वीकार न करें जब तक उस जमीन का म्यूटेशन से संबंधित, दाखिल खारिज से संबंधित सर्टिफाइड कॉपी आपको ना मिले। सर्टिफाइड कॉपी, उसका ऑर्डर, उसके बाद रसीद का कटना, जो एक नियत तिथि के अंदर कटना चाहिए। ये नहीं कि म्यूटेशन आज हो गया, पता चल रहा साल भर बाद रसीद का कट रही है। तो यह साल भर की अवधि यह बता देती है कि वह जमीन डिस्प्यूट में है, वो आपको समझना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने गाढ़े धन को कभी भी अपनी मजबूरी के आधार पर या अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन में पैसा ना फंसाएं। अगर आप जमीन में पैसा फंसा रहे हैं तो 1 नंबर की जमीन होनी चाहिए। 1 नंबर का जमीन का तात्पर्य, जो व्यक्ति उस जमीन को बेच रहा है उसको बेचने का पूर्ण रूप से उसको अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई संपत्ति है जो पूर्वजों द्वारा 4 भाइयों ने उसे एक्सेप्ट किया है या 4 भाइयों को वो जा रहा है। अगर चारों भाइयों को जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कोई एक भाई उस संपत्ति को अपना दिखा करके नहीं बेच सकता है। बेचने की प्रक्रिया के लिए उन लोगों के बीच में बंटवारा होना जरूरी है, और यह बंटवारा भी अदालत के द्वारा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ करके 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अगर बंटवारा नामा लिख देते हैं तो वह पूर्ण रूप से अवैध है। उसके आधार पर किसी व्यक्ति ने अगर ये बताया कि यह जमीन हमारी है, हम इसको बेच सकते हैं, तो वो आपको धोखा दे रहा है। इसका कानून में कहीं अस्तित्व नहीं है। हिंदू लॉ में भी प्रोविजन है, सक्सेशन का प्रोविजन है, पार्टीशन का प्रोविजन है। आप एलिनिएशन ऑफ प्रॉपर्टी तभी वैलिड मानी जाएगी जब वह तरीके से उस जमीन का हस्तांतरण हुआ हो।
मृत्यु के बाद अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि यह मेरे पिता की जमीन है और हम इसके हकदार हैं बेचने के। उसी तरह से अगर पार्टीशन नहीं हुआ है, वैलिड पार्टीशन का तात्पर्य होता है अदालत के द्वारा यह घोषित करना, अदालत के द्वारा, न कि बैठ करके अपना एक कागज बना देना। वह किसी भी सूरत में वैध नहीं होता है। वो एक ऐसा ही है कि चलो ठीक है, हम लोग आपस में रह रहे हैं तो हम लोग आपस में बांट लिए। लेकिन सो फॉर द एलिनिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी उनका प्रॉपर ट्रांजैक्शन होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो वह इनवैलिड है। तो आप संक्षिप्त में मैं कोई सी धारा का आपको के द्वारा नहीं समझा रहा हूं, एक आम भाषा आम नागरिक को जो समझ में आ जाए मैं उसी के तहत आपको कह रहा हूं। यह समझ लीजिए कि जब भी आप संपत्ति परचेज करें तो जो व्यक्ति बेचने वाला हो उसी का हक और हुकूक के साथ ही बेचा जाए और तब आप उसे खरीदें। और अनुबंध कराना कोई आवश्यक नहीं है। आप रजिस्ट्री करा सकते हैं और आपको रजिस्ट्री कराना भी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का अगर उसमें डिस्प्यूट हो जाएगा तो फिर आपको मुकदमेबाजी के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये संक्षिप्त बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को इस संदर्भ में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से भी अपनी जानकारी दे सकता हूं। धन्यवाद। मेहरबानी।